और उस अनुसंधान पर चर्चा हुई अमेरिका के एक लैब में। एक पेड़ जो रखा गया, बोले पॉइजन का इंजेक्शन इसको लगाइए, यदि इससे प्राण होते हैं इसको सूख जाना चाहिए। इंजेक्शन लगाया गया और पेड़ नहीं सूखा, पौधा नहीं सूखा। बोले तो आपका सिद्धांत गलत हो गया, आपकी रिसर्च गलत हो गई। तो उन्होंने वही इंजेक्शन लेकर के अपने शरीर में लगाने लगे। बोले आप ये क्या कर रहे हैं? बोले यदि इस इंजेक्शन से ये पौधा नहीं मरता है तो हम भी नहीं मरेंगे इसमें। ये आत्मविश्वास है भारतीय मनीषा का, भारतीय वैज्ञानिक का। यदि इसी प्रयोग के आधार पर यदि हम एनपी के माध्यम से यूज करना शुरू करें तब सही बात हमारे सामने आ जाएगी। साथियों, यदि ये भाव आ जाए तो व्यक्ति और व्यक्ति का अंतर खत्म हो जाएगा। अभी बहुत सारी बातें स्त्री विमर्श, जिसको कि हम प्रगतिशील के संदर्भ में कहते हैं, दिनेश जी अपने भाषण में कह रहे थे, देवी सज्जनों के माध्यम से, देवी देवताओं के माध्यम से स्त्रियों के सम्मान के बारे में। साथियों, भारतवर्ष में यदि स्त्रियों के सम्मान का सबसे बड़ा समाज शास्त्रीय अवधारणा यदि किसी ने दी है तो भारतवर्ष ने दी है, वो है अर्धनारीश्वर की कल्पना। अर्धनारीश्वर का मंदिर आपको हो सकता है कि भारतवर्ष में न मिले, लेकिन जब मैं थाईलैंड के बैंकॉक शहर में गया था परीक्षा देने के लिए, तो वहां बीचों बीच चौराहे पर एक अर्धनारीश्वर का मंदिर बना हुआ था। अर्धनारीश्वर में स्त्री और पुरुष एक ही शरीर के अंग हैं। भगवान शंकर और पार्वती एक ही शरीर के अंग हैं। कब रक्त प्रवाह जो है वो भगवान शंकर के शरीर से पार्वती की ओर जाता है, पार्वती के शरीर से जो है भगवान शंकर की ओर जाता है, कब गंगा का जल जो है जमुना की ओर जाता है और शामल होने लगता है, और कब जमुना का जल जो है गंगा की ओर आता है और सफेद दिखाई पड़ने लगता है। ये इलाहाबाद का संगम जो है अभी भी उसका प्रतीक, अर्धनारीश्वर का प्रतीक हमारे बीच बना हुआ है। ये अवधारणा हमने दी किस प्रकार से स्त्री और पुरुष एक साथ रहते हैं, एक ही आत्मा का वास दोनों में है। हमने स्त्री सम्मान का यत्र नारस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, सारे निर्णयों में जो है वो स्त्रियों की महती भूमिका को हमने स्थापित किया है। लेकिन इन साम्यवादियों ने हमें स्त्रियों को सम्मान दिलाना है तो वर्ग संघर्ष जरूरी है। कार्ल मार्क्स बिना वर्ग संघर्ष के जो है वो कोई सत्य को स्थापित करना चाहते ही नहीं। वर्ग यदि नहीं है तो वर्ग क्रिएट करो, स्त्रियों को वर्ग बना दो, स्त्रियों में कई वर्ग, स्त्रियों में भी दलित संभ्रांत वर्ग अलग बना दिए, उनके बीच में लड़ाई करेंगे तो इसे निरंतर लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलने वाला है। हमारी जो आध्यात्मिक दृष्टि है यदि उस पर आधारित कार्य होगा तो बात दूसरी होगी। अन्यथा इस साम्यवादी पूंजीवादी दोनों ही दृष्टियों से राजनीति होगी और प्रजातंत्र के माध्यम से इनका वर्ग अलग अलग करके हम इनको एक वोट बैंक की तरह हम यूज करना चाहेंगे, इनके विकास के बारे में नहीं सोचेंगे। अधिकांशतः जो स्त्रियों के बारे में बात कर रहे हैं, साम्यवादी दृष्टि कहती है कि भिड़ाओ और लड़ाओ और उसके बाद में अपने मूल्य को स्थापित करो, और पूंजीवादी ये कहते हैं ये इन प्रकार इनको जो और अधिक धनराशि मिलेगी, राशि की मांग होगी, इनके अंदर भावनाएं जागृत होंगी, कुछ वस्तुओं की डिमांड जागृत होगी, कुछ कॉस्मेटिक्स, कुछ साड़ी और समझिए कि कपड़ों की मांग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मांग शुरू होगी, उससे डेवलपमेंट होगा, उससे इंडस्ट्री डेवलप होगी। ये उनकी इच्छा है। एक मार्केट को बढ़ाना चाहता है, एक मार्काट को बढ़ाना चाहता है। मार्केट को बढ़ाना चाहता है पूंजीवादी और मार्काट को बढ़ाते हैं साम्यवादी, और इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित, तादाद में स्थापित करने की बात जो है वो भारतीय मनीषा ने की। भारतीय मनीषा ने एक और काम किया है इसी स्त्री विमर्श को लेकर, और वो ये है कि जैसे जैसे एक पुरुष ईश्वरत्व को प्राप्त होने लगता है वो स्त्रैण होने लगता है, उसमें स्त्रियोचित गुण आने लगते हैं। मैं आजकल आध्यात्मिकता में बढ़ रहा हूँ तो तरह तरह की आवाजें निकलती हैं शरीर के अंदर निकलती है। तुम्हारी पत्नी बैठी हो, तुम्हारे आवाज कुछ स्त्रियों की आवाज निकलने लगी है, और वो उस स्थिति में नहीं पहुंचा तो उपहास की बात है। भगवान रामकृष्ण परमहंस तो पूरी तरह से स्त्री हो गए, उनके स्तनों से दुग्धस्राव होने लगा था। और उसी प्रकार से जब एक स्त्री ईश्वर को प्राप्त होने लगती है तो उसमें पुरुषोचित गुण होने लगते हैं। मीरा जो है पूरी तरह से पुरुषवत हो चुकी थी। ये भी एक प्रयोग भारतवर्ष में ही एक चीज स्थापित हमारे यहाँ बताई गई है।
तो जो हम ये बात कहते हैं कि एक ही आत्मा का निवास है, समझिए, तब ये अलग अलग करके दृष्टि क्यों हम देखते हैं? क्यों उत्तर प्रदेश का आदमी अलग, अभी महाराष्ट्र में हो गया तो निर्णय लिया शायद कि ऑटो जो है महाराष्ट्र के लोग चलाएंगे। ये कौन सी राजनीति और कौन सा प्रजातंत्र है, मुझे बताइए। यदि आध्यात्मिकता के आधार पर राजनीति और प्रजातंत्र होगा तो इस प्रकार के निर्णय नहीं लेंगे। कम से कम एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों को तो एकात्मता हो, एकता नहीं, एकात्मता की बात मैं आचार, और वो यदि एकात्म बोध हो जाएगा तब चाहे वो महाराष्ट्र का व्यक्ति हो, चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, यदि जीविकोपार्जन करने के लिए कोई समझे कि ऑटो चलाने दें। क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में जाकर के हम बच सकते हैं? यदि एक बार निर्णय ले ले धारा 370 हटाने की, तो आप कोई भी व्यक्ति जाकर के जम्मू कश्मीर जमीन खरीद सकता है, उद्योग लगा सकता है, तो एक साथ समझिए जम्मू कश्मीर की जो समस्या है उन्हें बट जाएगी। लेकिन नहीं, राजनीति, भारतवर्ष की राजनीति, यूनाइटेड नेशन की राजनीति और जम्मू कश्मीर के प्रजातंत्र, वो उस आध्यात्मिकता को पनपने ही नहीं देना चाहता है वहां पर, इसलिए वहां की समस्या आ रही। ये कौन सी राजनीति है, मुझे बताइए कि 1964 तक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवित होने की प्रमाण कल ही अखबार में पढ़ा था। कौन सा प्रजातंत्र है जब अपने ही राष्ट्र नायक को जीवित देखते हुए नहीं देखना चाह रहे थे? हमारी आध्यात्मिकता है, इसको किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं करती। आध्यात्मिकता ये कहती है कि आप जीवित हो तो जीवित होने के सारे प्रमाण, न आपको छुपाने का अधिकार है, न किसी और को छुपाने के अधिकार है। हमने छुपाए, उनके रिकॉर्ड्स को छुपाए। केवल एक समझौता आपने कर दिया था कि हम स्वतंत्रता इसलिए देंगे कि नेताजी को जो है कभी घोषित नहीं करेंगे। एक काल्पनिक प्लेन क्रैश के अंतर्गत उनको आपने मृत घोषित कर दिया। ये चीज साथियों, कम से कम एक आध्यात्मिकता से ओतप्रोत, न तो राजनीति से स्वीकार करेगी, प्रजातंत्र इसको जो है स्वीकार करेगा। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं हमारे बीच में बनी क्योंकि भारतवर्ष की राजनीति, प्रजातंत्र इसको नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन कुछ एक व्यक्ति और एक आध व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाओं को वो सूट कर रहा था, उनकी मृत्यु को छुपाना। इसलिए मैंने पहले निवेदन किया था, राजनीति में व्यक्तिगत नीति नहीं चलेगी, प्रजातंत्र में राजतंत्र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ राजतंत्र भी नहीं चलेगा। लोक कल्याण के लिए, पूरे समाज के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको देने का काम जो है यदि प्रजातंत्र करता है, राजनीति करती है, तो उसे हम स्वीकार करेंगे। स्त्री विमर्श की बात जो हमने बताया, या आजकल आप पर्यावरण के बारे में भी आप सोच रहे होंगे, मैंने बताया किस प्रकार की राजनीति हो रही है बायोटेक्नोलॉजी को लेकर, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार की राजनीति पूरे विश्व पर्यावरण को लेकर के होती है। बहुत ही स्पष्ट बात है, हमारी आध्यात्मिकता ये कहती है कि जो ज्यादा पॉल्यूट करे, जो ज्यादा पर्यावरण को नष्ट करे, उसको ही उसका खामियाजा भुगतना चाहिए। और ये स्थापित तथ्य हो चुका है कि विश्व के जो 27% विकसित देशों की जनसंख्या है, उसके पास 72% विश्व के जीडीपी उसके पास में, रिसोर्सेज उसके पास में, और 80 से 85% विश्व के पर्यावरण को नष्ट करने का योगदान उनका है। लेकिन जितनी भी अर्थ समिट्स हुई हैं, ब्राजील से लेकर के कोपेनहेगन तक, रियो डी जेनेरियो से लेकर कोपेनहेगन तक, सब में दोष अनावश्यक बढ़ा जाता है विकासशील देशों के लिए। और कारण बताते हैं, क्योंकि जनसंख्या अधिक है, गरीबी अधिक होने से कारण फ्री राइडर्स की समस्या है,
टेक्नोलॉजी कमजोर होने के कारण अधिक एनर्जी हम यूज करते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये राजनीति है। यदि आध्यात्मिकता के आधार पर चीजें बनाएंगे तो मॉडल दूसरा बनेगा। जो ज्यादा नुकसान करता है उसको ही उसका खामियाजा भुगतना चाहिए। प्रजातंत्र चाहे जितना भी सशक्त क्यों ना हो, प्रजातंत्र चाहे जितना भी सशक्त क्यों ना हो, यदि राजनीति पक्ष में नहीं है तो चीजें जो है आपके लिए नहीं अनुकूल हो पाएंगी। यदि भीड़ इकट्ठी करके आप कहने लगे कि हरिश्चंद्र झूठा है, झूठा है, झूठा है, तो आज की जितनी न्यायपालिका व्यवस्था है उस हरिश्चंद्र को भी झूठा साबित करने में संकोच नहीं करेगी। यदि बहुत सारे लोग खड़े होकर के एक दिन कहने लगे कि सूरज तो उगा ही नहीं, उगा ही नहीं, उगा ही नहीं, यदि बहुत सारे लोग ये भी कहने लगे सूरज पश्चिम में उगा है, सब लोग कहने लगे, प्रकृति चाहे ये कहे कि नहीं सूरज तो उगा है, पूर्व में उगा है, तो आज की राजनीति उसको ये कहेगी, आज की न्यायपालिका कहेगी पक्ष तो उसके साथ में है, हम जो है आपकी बात को नहीं मानते। यदि एक व्यक्ति इतना पावरफुल हो जाए कि जिसकी की बात से लोग अंधानुभक्ति करते हुए उसको स्वीकार करने लगे, तो गैलीलियो को भी फांसी, गैलीलियो को भी जहर पीना पड़ता है कि बिब्लिकल सोसाइटी, बिबली बाइबल ये कहती थी पहले कि जमीन तो चपटी, जमीन गोल नहीं, जमीन सूरज चक्कर नहीं काटती। सबसे पहले गैलीलियो ने कहा कि नहीं, भूमि तो गोल है और सूरज चक्कर काटती, सूरज स्थिर है। उसको वो जहर पीना पड़ा जो कि नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे चढ़ता है। जब सुकरात ने अकेले होकर के कहा, सत्य की बात कही, एथेंस की सड़कों पे खड़ा होकर के वो सत्य की बात करता था, उसको जहर पीना पड़ा। मीरा ने जब सत्य की बात की, ईश्वरत्व की बात की, तो उसको जहर पीना पड़ा। ये कौन सी बात है, कौन सी राजनीति है, कौन सा प्रजातंत्र है? ये सारी चीजें व्यवस्थित तभी हो पाएंगी, इनकी चिकित्सा तभी हो पाएगी जब आध्यात्मिकता बीच में आएगी। आध्यात्मिकता को बगैर केंद्र में रखे हुए न तो सही राजनीति हो सकती है, न सही प्रजातंत्र हो सकता है। तो आत्मा की तीसरी विशेषता जो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई हमने बताया कि सब में एक ही है। तो जब मानव मानवेतर प्रजातियों में संबंध एकात्मता स्थापित होगी, जब सारे विश्व के मानव में एकात्मता होगी, तब जाकर हम विश्व बंधुत्व की बात कर पाएंगे। तब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का बोध हम करवा पाएंगे। और ये भाव यदि अंदर नहीं है तो हम चाहे लाख संबोधन देते रहे, जिन संबोधनों की बात भी दिनेश ने यहाँ पे की, हम कहने के लिए तो गुजरात में लड़कियों को बेल लगा देंगे और भाइयों को भाई लगाएंगे। संबोधन, कोई भी लड़का मिलेगा भाई लगाएंगे और कोई भी लड़की बहन लगाएंगे, लेकिन वो अंदर से भाई बहन का भाव जागृत ही नहीं होगा यदि हम आध्यात्मिकता हमारे अंतःकरण में। और एक बार आध्यात्मिकता आ गई तो संबोधनों की भी जरूरत नहीं, व्यवहार में सारी चीजें ऑटोमेटिकली आती चली जाएंगी। और उससे जो उपजा हमारा प्रजातंत्र होगा, उससे पूरी राजनीति जो होगी वो दूसरी प्रकार की राजनीति और प्रजातंत्र होगा साथी। इसी प्रकार से दो और छोटी छोटी विशेषताएं बताऊंगा जो कि आवश्यक है आध्यात्मिकता को जानने के लिए। जैसे कि बताया कि आत्मा शरीर में रहती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती, अगोचर है, अनिर्वचनीय है, इसे महसूस तो किया जा सकता है लेकिन इसे किसी लैब में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इसलिए प्रदर्शन का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर ही प्रदर्शन नहीं, योग के नाम पर ही प्रदर्शन नहीं। धर्म और योग हमने पैदा किए हैं, भारतवर्ष की उपज है, लेकिन जिस ऋषि ने बताया उसने कभी प्रदर्शन नहीं किया। उसके प्रदर्शन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। प्रदर्शन से चीजें जो है वो खराब होने लगती। और आज किस किस चीज का हम प्रदर्शन नहीं करते, छोड़िए। इसी प्रकार से आत्मा ही एक पैर की छिगनी से लेकर के और सर की शिखा तक बिना उसके कुछ भी संचालित नहीं होता है। तो एक इंटीग्रेशन, कंप्लीट इंटीग्रेशन
होने की आवश्यकता है। और जहां इंटीग्रेशन नहीं हुआ बीमारी पैदा होने लगेगी। इसको यदि हम प्रजातंत्र में देखें तो क्या हमारा इंटीग्रेटेड डेमोक्रेसी हमारे पास में है? राजनीति को देखें तो क्या इंटीग्रेटेड पॉलिटिक्स हमारे पास में है? वी आर हैविंग फ्रैगमेंटेड डेमोक्रेसी, वी आर फ्रैगमेंटेड पॉलिटिक्स। उसको भी आध्यात्मिकता के माध्यम से ही इसको हम जोड़ सकते हैं, बता सकते हैं। इसी में एक चीज और है कि सारा काम जो है आत्मा करती है। कठोपनिषद आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे आत्मा का ही रथ रूपक बनाया है, स्वामिनी आत्मा और बाकी सारी चीजें, लेकिन वो श्रेय कभी नहीं लेती। आंखों को देखने के लिए, मुंह को बोलने के लिए, जिह्वा को स्वाद के लिए, हाथों को काम करने के लिए, पैरों को चलने के लिए, सबको श्रेय जो है दूसरे